दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 18th एंड 19th सेंचुरी इन इंडिया। सामाजिक और धार्मिक जो सुधार कार्यक्रम हुए 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसी सुधार कार्यक्रम के कारण हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जो हमने एक दिन आपको कहा था कि मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में क्या अंतर है और आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। ठीक है, और वो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक ये सुधार कार्यक्रम हिंदुस्तान में हुए और जिसके कारण से देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा बता चुका हूं। अब पूरे हिंदुस्तान, चाहे वो बंगाल के निवासी हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो बिहार के हों, सब एकजुट होकर के अंग्रेजी शासन के खिलाफ में संघर्ष करने लगे। और उसी की परिणति थी कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस 1885 में स्थापना के बाद में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। तो अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान एक है। ऐसा एक इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक लगाव उत्पन्न हुआ। और इसका कारण क्या था? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो अंश हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं 18वीं शताब्दी में भारत के धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान कहाँ था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड की जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कि इस मूवमेंट का उदय होने का क्या क्या कारण था, यह हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। तीसरा, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठन ने भाग लिया था और जो फेमस जो पर्सनालिटी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। चौथा, कि इस मूवमेंट के क्या क्या कमजोरियां रहीं और क्या क्या ताकत रही, और समग्र रूप से इस मूवमेंट ने या आंदोलन ने हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिया। तो आइए वन बाय वन हम इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी एडी। हम 18वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं? जहां तक राजनीतिक स्थिति की बात है तो हम क्या देखते हैं कि 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। 1711 से लेकर के 1719-20 तक सैयद बंधुओं ने पूरी तरह से मुगल दरबार को कब्जा कर लिया था और किंग मेकर की भूमिका में आ गया था। 1724 में निजामुल मुल्क क्या किया? हैदराबाद चला गया। मोहम्मद शाह के आचार विचार और व्यवहार को देखते हुए धीरे धीरे हम क्या देखते हैं? बंगाल, अवध, पंजाब, हैदराबाद, इन सब सारे जगहों में स्वतंत्र प्रिंसिपैलिटी या राज्य की स्थापना हुई।
और धीरे धीरे मुगलों की ताकत जो है वो कमजोर पड़ती गई। और उसके बाद में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिसमें उन्होंने मराठाओं को बैटल ऑफ पानीपत में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हराया। नादिर शाह तो यहां से कोहिनूर हीरा तक और तख्ते ताउस तक लूट के ले गया, हजारों लाख लोगों को दिल्ली में मारा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मुगल साम्राज्य जो विश्व का सबसे मजबूत साम्राज्य हुआ करता था, पतन की ओर अग्रसर था। और इतना ही नहीं, अंग्रेज का आगमन हो चुका था। उन्होंने पलासी के युद्ध में 1757 एडी में नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया था। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब कासिम, मतलब बंगाल का नवाब, और इसके अलावा मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में हमने क्या देखा कि हिंदुस्तान जो है ना छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है। दूसरा, आर्थिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर हम क्या देखते हैं कि यह पीरियड जो था वो लूट खसोट का पीरियड था। जैसे नादिर शाह ने लाहौर को लूटा, दिल्ली को लूटा, उसी तरह से अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के बहुत सारे इलाकों को लूटा। पानीपत में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जो है मराठा सैनिकों का वध किया और जगह जगह उन्होंने लूटमार मचाई। उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि इसके पहले जो शिवाजी का राइज हुआ, उन्होंने सूरत को लूटा। जब पंजाब में सिखों का राइज हुआ तो उन्होंने क्या किया, सरहिंद को लूटा। तो इस तरह से जो हमारे देश के जो महत्वपूर्ण जो शहर थे उसको बारी बारी से विभिन्न राजाओं महाराजाओं ने लूटने का प्रयास किया। तो दोस्तों उस समय में भी हमारा देश का जो हैंडीक्राफ्ट था वो विश्व में अव्वल नंबर का था। लेकिन अब जो 17वीं शताब्दी में जो बात थी, जिस चरम पर हमारा विदेशी व्यापार पहुंच गया था, हैंडीक्राफ्ट पहुंच गया था, उसमें क्या हो गया, स्लो, मतलब उसमें अवनति आने लगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, क्योंकि देश टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया था और मुगल साम्राज्य का अवसान हो चुका था 18वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में कि खास करके उत्तरार्ध आते आते हम क्या देखते हैं कि जो आर्थिक स्थिति है वो डवाडोल हो गई है। लेकिन तब पर भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी जिस स्थिति में अंग्रेज ने 200 वर्षों के शासन के बाद में हिंदुस्तान को छोड़ा। उन्होंने खोखला कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति उस पीरियड में, मैंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नहीं थी। मतलब हालांकि द पेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो गया था, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि अभी भी देश काफी धन और वैभव से परिपूर्ण था। दोस्तों एजुकेशन के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर हम क्या देखते हैं कि अब जो है महिलाओं के लिए जो है जो शिक्षा है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, महिलाओं के लिए। लेकिन जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं थी एक्सेप्शन के तौर पर, वो अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। शिक्षक का बहुत ज्यादा समाज में आदर सम्मान था। लेकिन एजुकेशन में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या था कि एजुकेशन जो था वो ट्रेडिशनल था, पारंपरिक और संस्कृत पर बेस्ड था। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टडी का अभाव था। द लैक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ
साइंस एंड, तो हम शिक्षा का स्तर क्या देखते हैं कि वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे थे। जो पश्चिमी जो साइंस और टेक्नोलॉजी था उससे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। हालांकि थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन उसका जो पेस ऑफ डेवलपमेंट था, जो रफ्तार था, वो बहुत ही धीमा था। और इसी कारण से हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके अधीन पूरा देश विदिन 30 से 40 साल के अंदर में पूरा देश नियंत्रण में आ गया था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पश्चिमी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था उसका मुकाबला हमारे देश के देसी रियासत, नवाब, जमींदार लोग नहीं कर सकते थे, और इसीलिए युद्ध के मैदान में वो बार बार हारते रहे। इसके अलावा हम इस पीरियड में क्या देखते हैं कि जो प्रिविलेज क्लास था, जो धनी मानी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ, माने विलासितापूर्ण जिंदगी बसर कर रहे थे, और उनमें अनेक प्रकार के जो व्यसन है वो उनमें शामिल हो गया था, चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे वो मुसलमान राजा हो, चाहे वो जमींदार हो। लेकिन जो आम जनता था वो अभी भी बहुत ज़्यादा ईमानदार और कर्मठ था। जैसा कि हमको तत्कालीन जो पश्चिमी देशों के विद्वानों के द्वारा जो उनके वृत्तांत के द्वारा जानकारी मिलती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक स्थिति क्या था? तो सामाजिक स्थिति में हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम, माने जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। एक ही गांव में रहते हुए अलग अलग जातियों के बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और गांव जो है वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ था। उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता था, उनमें इंटर डाइनिंग नहीं होता था। कास्ट रूल जो है, मैंने जाति का जो नियम है, वो किसी भी व्यक्ति का उसके प्रोफेशन को निर्धारित करता, और उस पर भी सबसे बड़ी बात यह हो गई कि उस जमाने में सबसे ज्यादा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जोरों पर था, जिसके कारण समाज के एक वर्ग को बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। एक तो उनको शिक्षा से बेदखल कर दिया गया था, और दूसरा सती सिस्टम, जिसमें कि महिला अपने पति के चिता पर जल करके मर जाती थी। यह सती सिस्टम जो था वो उच्च वर्ग में और खास करके उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलन में था, दक्षिण भारत में नहीं था। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में भी जो लोअर क्लास के लोग थे उनमें सती सिस्टम जो है का प्रचलन बहुत ही कम था, रेयर था। लेकिन दूसरा जो माइनस पॉइंट था वो क्या था? विडो, बैन ऑन विडो रीमैरेज। दोस्तों, इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो विधवा पुनर्विवाह, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित था, और खास करके जो हायर क्लास के लोग थे उनमें। लोअर क्लास में ऐसी कोई बात नहीं थी। लोअर क्लास में विडो रीमैरेज हो सकता था, खास करके जाट में हो सकता था, शूद्रों में, लेकिन खास करके ब्राह्मण और राजपूत, इसमें जो है वो विडो रीमैरेज पर पूरी तरह से बंदिश था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक पॉइंट था, राइज ऑफ कुलीनिज्म। राइज ऑफ कुलीनिज्म दोस्तों क्या होता है? ये बंगाल में उदय हुआ, और बिहार में, उत्तर बिहार में, बंगाल में ब्राह्मणों के बीच में, और बिहार, उत्तर बिहार के मैथिल ब्राह्मणों के बीच में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस पीरियड में एक एक ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण या मैथिल ब्राह्मण जो ग्रूम था, वो 200 शादियां करता, और हर एक शादी में पैसा लेता था, तब शादी करता था। ब्राह्मणों में भी जो निम्न कोटि के ब्राह्मण होते थे, वो कुलीन ब्राह्मण, माने जिनका पोजीशन थोड़ा ब्राह्मणों में
आपको मैंने सोशियोलॉजी क्लास में बताया था कि ब्राह्मणों में भी कैटेगराइजेशन किया गया था। तो जो कुलीन ब्राह्मण थे उनसे अपनी बेटी की शादी कराना लोग अपनी इज्जत समझते थे, क्योंकि इससे उनका समाज में पोजीशन ऊपर उठ जाता था। इसका फायदा उठा करके बहुत सारे जो कुलीन ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत सारी शादियां किया पैसे लेकर के, 100-150 शादियां। और कभी कभी तो बहुत सारी जो लड़कियां होती थी उनको पता ही नहीं रहता था कि हमारा शौहर कौन है, वो कभी मिलाप भी नहीं होता था। लेकिन जब वो मरता था तो इन महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी, जिसने कभी अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं, कि आप विधवा की तरह अपना लाइफ लीड करें या सती हो जाएं। तो ये जो व्यवस्था, जो कुलीनिज्म की जो व्यवस्था थी, ये बहुत ही ज्यादा घृणित व्यवस्था का विकास हो गया था इस पीरियड में, और ये महिलाओं की स्थिति को बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, इसके अलावा इस पीरियड में हम क्या देखते हैं, कल्चरल जो लाइफ था वो पूरी तरह से स्टेगनेंट हो गया था। ठीक है, हालांकि इसी पीरियड में हम देखते हैं कि उर्दू का विकास हुआ, उर्दू का विकास, मलयालम का विकास हुआ। बहुत सारे पेंटर मुगल दरबार से भाग करके छोटे छोटे राजपूत रियासतों में चले गए, और जहां पर कि हमें जैसे कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग या राजपूताना स्टाइल ऑफ पेंटिंग का विकास इसी पीरियड में हुआ। लेकिन इस पीरियड में हम आर्किटेक्चर, जो भवन निर्माण की कला जो है, वो हम क्या देखते हैं, उनमें डिकेडेंस या उसमें डिके हुआ या कमजोरी आ गई, जिसका कि आप लखनऊ में इमाम बाड़ा को देख सकते हैं। जहां तक हिंदू धर्म की बात थी तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कर्मकांड फैल गए थे। ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा दबदबा हो गया था। कोई भी हिंदू जो है वो समुद्र को पार करके दूसरे देश नहीं जा सकता था। अनेक कर्मकांडों का बोलबाला हो गया था। समाज में ब्राह्मणों का दबदबा था, और ये जो कर्मकांड होते थे बहुत एक खर्चीले पद्धति थे, जिससे कि गरीब किसानों पर उसका बहुत ज्यादा भार पड़ता था। और इसके कारण से समाज क्या हो गया, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। विभिन्न प्रकार के डोगमास, विभिन्न प्रकार के सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास समाज में फैल गया, हिंदू समाज में। इसी तरह से मुसलमानों में भी जो है, हालांकि जो इस्लाम है उसमें तो समानता की बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकल शेप में हम क्या पाते हैं कि जो बहुत सारे जो हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हुए, उनको सेंट्रल एशिया के मुसलमान क्या उनको बहुत निचले स्तर को मानते थे। उनके साथ में कोई रिलेशन नहीं उन्होंने डेवलप किया। शिया और सुन्नी में भी तकरार होती रहती थी। तो कहने के लिए इस्लाम जो है एक समानता और भाईचारा की व्यवस्था करता है, लेकिन प्रैक्टिकल शेप में हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि पूरा जो मुसलमान समाज है वो दकियानुसी प्रवृत्ति में शामिल हो गया। उनमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से अभाव है। पूरी तरह से जो है वो कुरान हदीस पर जो है वो रिलाई कर रहे हैं, उन्हीं की किताब पढ़ रहे हैं। नई चीज को सीखने की ललक समाप्त हो गई है। बहुत सारे जो मुसलमान अपर क्लास थे वो या तो जमींदार थे, जागीरदार थे, तालुकदार थे या नवाब। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि उनमें प्रगतिवादी सोच का बहुत ज्यादा अभाव हो। मध्यकालीन सोच में वो फंस गए थे। यही हाल दूसरे धर्मों में भी था, जैसे कि पारसी में, सिखों में। तो इसी कारण से दोस्तों, जब हिंदुस्तान में पलासी युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हुआ और उन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान के विभिन्न भूभागों पर कब्जा करना शुरू किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमारे देश में क्या एक यूनिटी कायम हुआ, एक एकता कायम हुआ, जो वर्षों से एकता समाप्त हो गई थी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। दूसरा, आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने 1813 तक उन्होंने यहाँ के धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में
किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 1813 के बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले फ्री ट्रेड के पॉलिसी अख्तियार किया, फ्री ट्रेड, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने ईसाई मिशनरी को अलाउ कर दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया। तो दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो हिंदू धर्म को, इस्लाम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे, मजाक उड़ाते थे। यहाँ के जो लोअर क्लास के लोग थे, खास करके आदिवासी गरीब लोग, उसको धर्मांतरण करने का प्रयास करते थे, उनको लोभ देते थे, प्रलोभन देते थे, पैसे का या धमकी का। और वहाँ के अंग्रेजी अधिकारियों से मिलकर के, साठ गांठ करके, लोगों को धमका करके उसको, लोअर क्लास हिंदूज को कन्वर्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बहुत सारे जो हमारे देश के समाज सुधारक हुए, उन्होंने हिंदू धर्म को सुधार करने का बीड़ा उठाया, हिंदू समाज को सुधार करने का बीड़ा उठाया। एक तरफ तो उन्होंने ईसाई मिशनरी के चुनौती को स्वीकार किया, और दूसरी तरफ हिंदू समाज के अंदर में जो जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो था राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय एक उद्भट विद्वान थे, 14 भाषा के जानकार थे, जो मैंने आपको बताया था एक दिन। लेकिन उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की हैसियत से नौकरी करना पड़ा। आपको प्रीलिम से पूछेगा कि राजा की टाइटल किसने दिया था, तो आप लिखना कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने दिया था, ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुखसियार, ये टाइटल, राजा का टाइटल जो है राम मोहन राय को उन्होंने दिया था। कब? 1717 ईस्वी में। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारत का फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता। सबसे पहले उन्होंने 1813 में आत्मीय सभा का निर्माण किया, और उसके बाद में 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज, पहले ब्रह्मो सभा कहा जाता था, बाद में समाज हो गया, तो ब्रह्मो समाज का स्थापना किया। और इसका बेसिक काम क्या था? इसने सबसे पहले एकेश्वरवाद माने ईश्वर जो है वो एक है, ओनली वन गॉड, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या था? 36 करोड़ देवी देवता। अगर आप आज भी गांव देहात में जाएं, पंडितों से व्याख्यान सुने, तो क्या कहेंगे कि हिंदुओं में 36 करोड़ देवी देवता है और 82 करोड़ योनि है, जहां पर कि आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल होता है। मतलब आज आप इस जन्म में मनुष्य हैं, आप खराब काम करोगे तो कल के दिन हो सकता है कि सांप में जन्म पैदा हो जाओ या बिच्छू में हो जाओ। तो ये चक्र चलता रहता है। दैट इज द ट्रेडिशनल थॉट ऑफ द हिंदुइज्म। लेकिन राम मोहन राय ने क्या कहा? उन्होंने कहा एकेश्वरवाद, ओनली वन गॉड। और वो गॉड क्या है? जिसका कि कोई आकार नहीं है, ठीक है, नो शेप, जो ऑल पावरफुल है, जो अदृश्य है, जो निराकार है। और वो गॉड कौन है? सिर्फ एक, जो सर्वशक्तिमान है। अब दोस्तों, ये कहां से हम पाते हैं? पहले इसका अवधारणा
हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। आदि शंकराचार्य का थ्योरी, अद्वैतवाद, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय का ये जो सिद्धांत है वो कहां से है? आदि शंकराचार्य से बोरो किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म में जो सब बुराइयां थी उन पर जबरदस्त चोट किया। जैसे उन्होंने सती व्यवस्था का खुल्लम खुला विरोध किया और उन्होंने विभिन्न धर्मशास्त्रों, हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, उनका पूरा लेखा जोखा तैयार किया, पूरा उसका दस्तावेज तैयार किया और यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म में इस चीज की पूरी तरह से मनाही है। कहीं भी सती व्यवस्था का कोई उल्लेख हमें वेद में या धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है। और इस तरह से उनके जबरदस्त प्रयासों के कारण से लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय में गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसने 1829 में सती सिस्टम को एबोलिश किया। एबोलिशन ऑफ, आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, सती सिस्टम को उन्होंने समाप्त कराया और उससे एक दंडात्मक व्यवस्था कर दिया। पहले शुरुआत में तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था और बाद में जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया, ठीक है। और इसको पेनल सेक्शन बनाया गया, मतलब जो भी व्यक्ति किसी महिला को सती बनने के लिए उत्प्रेरित करेगा उसके खिलाफ में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ में होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। होमिसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? मानववध। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब धारा 304 आज की तारीख में के तहत आईपी ताजरात हिंद आईपीसी के तहत में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। हालांकि ये 304 जो है 1861 में आया। ये पूरा जो आईपीसी जो हमारा जो ताजरात हिंद है वो मैकॉले ने 1861 में लाया। अभी तो उस समय में बंगाल रेगुलेशन एक्ट चलता था, ठीक है। उसके तहत में बंगाल रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत में जो है वो सती सिस्टम को पूरी तरह से अवैधानिक घोषित किया गया। दोस्तों, ये जो ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद में ब्रह्मो समाज की लीडरशिप किसके हाथ में गया? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और केशव चंद्र सेन, ठीक है। बाद में केशव चंद्र सेन को, जिन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को कूच बिहार के राजा से शादी करा दिया था, तो इसी कारण से उनको हटा दिया गया, ठीक है। और बाद में कुछ लोगों ने उनको हटा करके साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किया। धीरे धीरे ब्रह्मो समाज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध होते होते कमजोर हो गया और इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो बंगाल तक सीमित रहा, ठीक है, बंगाल प्रांत तक। लेकिन इसके जो बेसिक जो टीनेट्स थे वो क्या थे? दोस्तों, पहला तो इसने जो बहुत सारे जो बहु-ईश्वरवाद, हिंदुओं में जो बहु-ईश्वरवाद था, बहु-ईश्वरवाद इसको समाप्त किया, माने पॉलीथिज्म को, और इसके स्थान पर जो मैंने अभी बताया मोनोथिज्म माने एकेश्वरवाद, इस पर उन्होंने पूरा फोकस किया। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध किया, आइडोलेट्री को। तीसरा, ब्रह्मो समाज ने किसी प्रकार के अवतार, जैसे आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अवतार का अवधारणा है, मतलब इनकारनेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि बराह का इनकारनेशन हुआ, लॉर्ड कृष्ण का इनकारनेशन हुआ, कुछ हिंदुओं ने कहा कि महात्मा बुद्ध भी जो है कि इनकारनेशन है, ठीक है। लॉर्ड कृष्ण का इनकारनेशन, उनको लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन मानते हैं।
लेकिन ब्रह्मो समाज ने कहा कि ये इनकारनेशन वगैरह जो है, अब जो अवतार की जो अवधारणा है उसको हम नहीं मानते। नो अवतार, नो इनकारनेशन, किसी प्रकार के अवतार के अवधारणा को उन्होंने समाप्त कर दिया। इसी तरह से हिंदू धर्म में जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म है, कर्म की थ्योरी आप जानते हैं कि इस जन्म में जो भी अच्छा आप करेंगे तो उसका फल जो है ना अगले जन्म में आपको मिलेगा। मतलब अगर इस जन्म में मैं बहुत ही बेहतर काम कर रहा हूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म क्या कहता है कि मैं अगले जन्म में बेहतर पोजीशन या अच्छे परिवार में पैदा होऊंगा, ठीक है, धन धान्य से पूर्ण होगा, ऐसे परिवार में मैं पैदा होऊंगा, मेरे में विलक्षण प्रतिभा होंगे और मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो ये एक आशावाद है जो हमारे हिंदू धर्म में और बहुत सारे धर्म में है, ठीक है, कि आपको एक कहा जाता है कि आप अच्छा कर्म करिए तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से अगले जन्म में आप फायदा होगा। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। लेकिन ब्रह्मो समाज ने इस प्रकार के डॉक्ट्रिन या कर्म के सिद्धांत को नहीं माना। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पर छोड़ दिया, हालांकि उसको पूरी तरह से रिपुडिएट भी नहीं किया, पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति पर मैं छोड़ता हूं जो हमारे समर्थक हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, खास करके हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसको उन्होंने कहा कि ये जो है ना अल्टीमेट ऑथोरिटी नहीं है। अल्टीमेट ऑथोरिटी नहीं है तो अल्टीमेट ऑथोरिटी कौन है? रीजन जो है, जो हमारा जो बुद्धि है, जो तार्किक क्षमता है, वो असली जो है वो फाइनल ऑथोरिटी है। अगर बुद्धि के कसौटी पर, रीजन के कसौटी पर कोई स्क्रिप्चर खड़ा नहीं उतरता है, कोई धर्मशास्त्र खड़ा नहीं उतरता, तो उसको हम नहीं मानेंगे। दैट वाज द थ्योरी ऑफ ब्रह्मो समाज। तो दोस्तों, ये ब्रह्म समाज इतना रैशनलिस्टिक बौद्धिकतावाद से प्रेरित था कि बहुत सारे आम जनता जो है इसको समझ नहीं पाए, और इसीलिए ब्रह्मो समाज के सिद्धांत जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास तक नहीं जा पाया, मासेस तक नहीं पहुंच पाया। ये अपर क्लास तक ही सीमित रह गया या हायर मिडिल क्लास तक सीमित रह गया, एंड ओनली इन द बंगाल एरियाज। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना हुआ और उसके ठीक 5 साल बाद 60 साल के अवस्था में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, माने 1833 में। तो इसके कारण से ब्रह्मो समाज का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बाधित हुआ और ये ज़्यादा फैल नहीं पाया। ब्रह्मो समाज ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो डेविड हरे के द्वारा जो हिंदू कॉलेज खोला गया था कलकत्ता में, उसके स्थापना में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इसके बाद उन्होंने जो पश्चिमी जो साइंस माने विज्ञान और इसकी पढ़ाई पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया, और इसके अलावा उन्होंने बंगाली ग्रामर खुद कंपोज किया ताकि पढ़ाई का जो माध्यम हो वो बंगाली लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो, जिससे कि लोगों को आसानी से पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये सारे जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। राजनीतिक फ्रंट पर उन्होंने जमींदारों के द्वारा जो बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था उसका उन्होंने विरोध किया, और इसके अलावा उन्होंने जो टैक्स फ्री लैंड था जो सरकार के द्वारा दिया गया था, उस पर जो टैक्स लिया जा रहा था उसका विरोध किया कि इस पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नॉमिनल कस्टम ड्यूटीज़ पर जो यहाँ से सामान जो विदेश जो भेजा जाता था, जिससे कि यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कस्टम ड्यूटी लगाया जाना चाहिए ताकि हमारा सामान जो है और विदेश से जो सामान आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सुपीरियर जो सर्विसेज हैं
उसमें हिंदुस्तानियों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये सारी बातों का उल्लेख उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से किया और बाद के वर्षों में उनके शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसका प्रचार प्रसार किया और केशव चंद्र सेन के सहयोग से बाद में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी और जिसका उद्देश्य कमोबेश जो ब्रह्मो समाज का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य था। और प्रार्थना समाज ने भी रानाडे के नेतृत्व में जबरदस्त शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके महिला के शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रयास किया था। ठीक है, तो इस तरह से महाराष्ट्र में और बंगाल में समाज सुधार के कार्यक्रम जोर शोर से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और पूर्वार्ध में चलाया गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में एक नई जागृति पैदा हुई। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं तक अपने व्याख्यान को सीमित करते हैं। कल मैं इसको पुनः कंटिन्यू करूंगा। आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं। रैशनलिज्म, दोस्तों रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? बौद्धिकतावाद हिंदी में। बौद्धिकतावाद का मतलब क्या होता है? इसका दो आधार है। पहला लॉजिक और दूसरा साइंटिफिक टेम्पर। अब लॉजिक जो है ना, आपको हमने पहले के व्याख्यान में बताया था कि प्राचीन भारत में भी बहुत सारे लॉजिक, जैसे सांख्य फिलॉसफी है, वो बेसिकली लॉजिक ही है। लॉजिक क्या है? तर्क। कोई भी चीज, बौद्धिकतावाद का कहने का मतलब था कि कोई भी चीज अगर तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता है तो उसको आप ग्राह्य करिए। अगर वो तर्क की कसौटी पर नहीं उतरता है तो वो भले ही धर्मशास्त्र में लिखा हो, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हो, हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, इसीलिए जहां स्वामी दयानंद सरस्वती बाद के वर्षों में 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो मैं कल बताऊंगा आपको, उन्होंने क्या किया कि वेदास आर इनफैलिबल, कि वेद जो है, हमारे जो 4 वेद हैं, उन्होंने पुराण को कभी भी महत्व नहीं दिया जो 18 पुराण है, उन्होंने बकवास है, ये बात का इंटरपोलेशन है। लेकिन जो 4 वेद हैं और जो उसके उपवेद हैं और ये जो वेदांत है, या तो उसको उन्होंने कहा कि ये इनफैलिबल है, मतलब ये गलत हो ही नहीं सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मैं क्या देखता हूं, राजा राम मोहन राय जो आर्य समाज से पहले करीब 50 साल पहले उन्होंने इसकी स्थापना किया हुआ था। ठीक है, 1828 में। आर्य समाज तो 1875 में लाहौर में स्थापना हुआ, पहले मतलब बॉम्बे में हुआ, उसके बाद में लाहौर में हुआ उन्होंने। तो यहां पर राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि लॉजिक, मतलब तर्क की कसौटी पर अगर खड़ा नहीं उतरेगा तो हम एंशिएंट स्क्रिप्चर या हिंदू स्क्रिप्चर को भी नहीं मानते हैं। अब तर्क की कसौटी कैसे? अब सबको मालूम है, मान लीजिए कि पहाड़ पर, एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था कि मान लो कि जहां पर आप खड़े हैं वहां से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है और वहां पर धुआं हो रहा है। आप
केवल धुआं देख रहे हो, आग नहीं देख रहे हो। तो तर्क क्या कहता है कि इफ देयर इज सम स्मोक ऑन द माउंटेन, व्हाट डज दिस इंडिकेट? देयर विल बी सम फायर। क्यों? व्हाई? बिकॉज देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। दिस इज कॉल्ड लॉजिक, कि बिना स्मोक का, बिना धुआं का बिना आग का धुआं हो नहीं सकता। क्यों अभिषेक, सही है कि नहीं? हैं? तो यही है तर्क। और दूसरा साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच। जिस तरह से हिंदुस्तानी, जो मैंने आपको 18वीं शताब्दी के जो रूपरेखा बताया था, उसमें जब बैकग्राउंड बताए थे, वो मैंने क्या कहा था कि 18वीं शताब्दी का जो हमारा हिंदुस्तानी समाज था, खास करके हिंदू समाज, वो पूरी तरह से अंधविश्वास में डूबा हुआ समाज था, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में डूबा हुआ था। तो उसके बदले में राम मोहन राय ने क्या कहा? साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच मतलब किसी भी चीज को आप कसौटी पर कसिए, हाउ एंड व्हाई। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसे है और क्यों है, व्हाई। अगर ये दोनों के उत्तर मिल जाते हैं, हाउ एंड व्हाई के, तो वो आप समझिए कि वो साइंटिफिक चीज है, उसको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, बशर्ते कि स्क्रिप्चर में उसका कोई अगर लेखा जोखा नहीं है तब पर भी मान्य है। दैट इज कॉल्ड बौद्धिकतावाद। और दोस्तों, ये बौद्धिकतावाद की उत्पत्ति कहां से हुई? जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बताएंगे तो बौद्धिकतावाद की उत्पत्ति हुई पुनर्जागरण से। ठीक है, जब 1453 में, थोड़ा सा बता देता हूं बैकग्राउंड। 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपुल पर ऑटोमान टर्क्स ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद में क्या हुआ? जो पश्चिमी देशों का, खासकर इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके जो व्यापारी थे वो भूमध्य सागर में आते थे और भूमध्य सागर से क्रॉस करके लाल सागर में जाते थे और पूरब के इलाकों में भारत तक आते थे। अब वो क्या हो गया? बंद हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया? बहुत सारे जो ग्रीक राइटर्स के किताब थे, ये इटली वाले और स्पेन के, पुर्तगाल के, उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए किताब सब पढ़ने शुरू कर दिए। दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। और इसी के तहत में उन्होंने बहुत सारे सी रूट, ठीक है, तो सी रूट जो ने खोजा। जो बाद के वर्षों में हमने क्या देखा कि साउथ अफ्रीका के जो टिप है, केप ऑफ द गुड होप, उसके माध्यम से फिर वो हिंदुस्तान आना चालू किया समुद्री रास्ते से। लेकिन उसके पहले यूरोप में पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ। और पुनर्जागरण क्या था? रेनेसां अंग्रेजी में बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखना आप लोग, इसको रेनेसां बोलते हैं। हालांकि रेनेसेंस होना चाहिए, लेकिन उच्चारण रेनेसां होता है, पुनर्जागरण। और इसका जो बेसिक जो तत्व था वो था बौद्धिकतावाद। दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। कंटिन्यू करूंगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि आज जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गए। तो टुमारो आई विल टेक ओवर दिस टॉपिक अगेन। थैंक यू वेरी मच। ओके।